Hello, Commando. Welcome to another session of the chapter that is control and coordination. And in that chapter, we are discussing about the structure of neurons. In that, we have seen that there are three main parts of the neurons that is called the cell body, that is also called the cytone. उसके बाद हम लोग ने बात किया था कि dendrites that is associated with the cell body or the cytone, और उसके बाद लॉन्ग जो प्रोसेस प्रेजेंट रहता है that is called the axon. और axon में हम लोग ने ये बात किया था कि that axon is covered by a membrane, or that is also called as a neurolemma, that is consist of a glycoprotein that is called the myelin sheath, and that myelin sheath is produced by a cell that is called the Schwann cells. But in the case of the axon, this myelin sheath is not in the continuation fashion, but it may interrupted in between, and in that interruption that forms a node, and that is called the node of Ranvier. उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो एक्सोन का सबसे एंड वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सोन टर्मिनल और द एक्सोन एंडिंग। वो एंडिंग क्या देखते हैं, तो दे आर लाइक ए बल्ब, बटन के समान रहता है, बल्ज फॉर्म में रहता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। एंड दैट कंटेन्स ए न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज मोस्ट कॉमनली न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने ये भी बात बोला था कि when two neurons joins with each other, that condition, that point is known as synapse। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, पहले कोई इम्पल्स जनरेट होना चाहिए। अब इम्पल्स कैसे जनरेट होगा, तो अब देखिए कि अगर नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं, तो जैसे लेट सपोज हम लोग बात कर रहे हैं ये एक नर्व फाइबर। अब ये नर्व फाइबर है, तो पहले रेस्टिंग कंडीशन में यानी विदाउट कोई इम्पल्स, विदाउट कोई डिस्टरबेंस अगर हम लोग देखें तो क्या देखेंगे, तो इसके अंदर और बाहर कुछ चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज दिस इज द न्यूरोलेमा, हम लोग जिसको बोल सकते हैं न्यूरॉन मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो ये सबसे बाहर वाला यानी न्यूरॉन के बाहर में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्जेस किसकी वजह से है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयंस। ये सोडियम आयंस बहुत ज्यादा अमाउंट में इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण बाहर का चार्जेस पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके जस्ट अपोजिट में यानी मेम्ब्रेन के अंदर में माइनस नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। यानी जितना बाहर पॉजिटिव चार्जेस उतना ही अंदर में मेम्ब्रेन के अंदर में यानी नर्व फाइबर्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, नेगेटिव चार्जेस रहेगा। अच्छा, ये नेगेटिव चार्जेस है, बट इसके अंदर में मेम्ब्रेन के अंदर में क्या चीज प्रेजेंट है, तो पोटेशियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं, पोटेशियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा क्लोरीन प्रेजेंट रहते हैं, इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन ओवरऑल बाहर में सोडियम का अमाउंट ज्यादा होने के कारण बाहर का चार्जेस क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस हो गया। और वहीं पर इसके नेगेटिव यानी मेम्ब्रेन के अंदर में जो चार्जेस है वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नर्व फाइबर्स के बाहर तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस हो गया, और जबकि नर्व फाइबर्स के अंदर में क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस हो गया। जब तक कोई डिस्टरबेंस ना हो तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल इसलिए कि इसके पास चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, बाहर में पॉजिटिव चार्ज अंदर में नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए इसको पोटेंशियल नाम दिया गया। क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। या हम लोग इसको बोलते हैं किस स्टेट में है, तो पोलराइज्ड स्टेट में है। ये अभी नर्व फाइबर किस स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है।
अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही कोई यहाँ पर अगर हम डिस्टरबेंस करते हैं, यहाँ पर इम्पल्स जनरेट करते हैं, इम्पल्स मतलब कोई भी कैसा भी इम्पल्स हो सकता है, इट मे बी हीट, इट मे बी इलेक्ट्रिकल, इट मे बी मैकेनिकल, इट मे बी केमिकल, मतलब किसी तरीके से स्टिमुलेशन हुआ, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन स्टिमुलेशन, ये स्टिमुलेशन किस तरीके का हुआ, ये इट मे बी मैकेनिकल, ये हम लोग मैकेनिकल बोल सकते हैं, इट मे बी इलेक्ट्रिकल, इट मे बी केमिकल, ठीक है, इट मे बी हीट, इट इज, ये तमाम डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलेशन अगर होते हैं, यानी इम्पल्स जनरेट होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, दैट इज परमिएबल, दैट बिकम्स परमिएबल टू सोडियम आयंस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऑन स्टिमुलेशन द मेम्ब्रेन, द नर्व मेम्ब्रेन बिकम permeable, become permeable permeable टू सोडियम आयंस। अब सोडियम आयंस के कारण परमिएबल हो गया सोडियम आयंस के लिए से, तो अब क्या होगा, तो अब देखिए कंडीशन क्या हो सकता है, तो ये हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल में था पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर हम इधर कर देते हैं पॉजिटिव और अंदर में नेगेटिव। तो अभी जैसे ही ये स्टिमुलेशन हुआ तो बाहर का सोडियम क्या हो गया, अंदर आना शुरू हो गया। जैसे ही अंदर आना शुरू होगा तो अंदर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ गया, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था, अंदर में नेगेटिव और बाहर में पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही स्टिमुलेशन हुआ उससे क्या हो गया, दिस मेम्ब्रेन यानी नर्व मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल टू द सोडियम, और सोडियम अंदर आना शुरू होगा, जिसके कारण अंदर में पॉजिटिव चार्जेस और बाहर में नेगेटिव चार्जेस हो गए। तो देखिए पहले क्या था कि किस स्टेट में था, पोलराइज स्टेट में, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अब जैसे ही अंदर पॉजिटिव हो गया और ये बाहर में नेगेटिव हो गया, तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं एक्साइटेड, एक्साइटेड रीजन, ठीक है, और या इसको हम लोग बोल सकते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट बोल सकते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट। कौन सा, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो अभी इस कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला कंडीशन क्या हो गया, डीपोलराइज्ड स्टेट में हो गया, ठीक है। बाकी सब क्या अभी भी रेस्टिंग पोटेंशियल में, रेस्टिंग स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में। अब हम लोग जानते क्या है कि जो चार्जेस होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस मूव करता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस मतलब ये जो बाहर अंदर में जो पॉजिटिव चार्जेस है, ये चाहेगा कि इस नेगेटिव चार्जेस की तरफ हम मूव करें। तो जैसे ही ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये बाहर, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आएगा तो ये चाहेगा बाहर वाला पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव बाहर भी रहेगा और अंदर पॉजिटिव रिपेल होना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्जेस, और जैसे ही नेगेटिव होगा तो अब क्या होगा, ये जो पहला जो हम लोग नेगेटिव देख रहे थे, इट विल बिकम अगेन द पॉजिटिव। तो क्या होगा, फिर से डीपोलराइज स्टेट से फिर से वो अपने आप से वो पोलराइज स्टेट में आना शुरू करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल देंगे रीपोलराइज स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे इसके बाद का कंडीशन क्या होगा, इसके बाद का कंडीशन ये होगा, अभी हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं कि अभी हमारा यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है बाहर में और अंदर में पॉजिटिव चार्जेस है, और बाकी सभी पॉइंट्स पर पोलराइज्ड स्टेट में पड़ा हुआ है, यही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये डीपोलराइज स्टेट में आ गया है, डीपोलराइज स्टेट में, यानी अभी इम्पल्स, अभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आया हुआ है, अभी ये चार्जेस आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्जेस की तरफ मूव करेगा। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे अभी हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस
ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे और बाहर में नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। और ये जो पहले पॉजिटिव था, ये पहले ब्लू कलर से, ये पहले जो पॉजिटिव था अब क्या हो जाएगा, अब हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस फिर से हो जाएगा और ये बाहर की तरफ फिर से पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। रीपोलराइज्ड स्टेट यानी फिर से अपना पोलराइज्ड फॉर्म में आ गया। बट अब क्या हुआ, हमारा इम्पल्स का मेन काम क्या हुआ, तो अभी तक हमारा इम्पल्स यहाँ तक था, यहाँ तक था। तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम में ये इम्पल्स पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए, मतलब अब हमारा इम्पल्स इतना दूर तक आ गया है। ठीक इसी तरीके से फिर से वो आगे की तरफ मूव करता हुआ चलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो हम ये बोल रहे हैं, इस कंडीशन में हम ये बोल रहे हैं कि जब प्रीवियस वाला रिपोलराइज्ड होता है तो सोडियम आयंस क्या होता है, बाहर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ डीपोलराइजेशन, द पॉइंट ऑफ depolarization becomes stimulus for the next neighboring, इसके बगल वाला ये वाला पार्ट को वो मूव करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट नेबरिंग एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन which becomes, which in terms become क्या चीज, डीपोलराइज्ड। तो अभी क्या देखे, इस वाले एरिया में हम लोग ये देखे कि ये वाला एरिया अब फिर से हमारा क्या हो गया, डीपोलराइज्ड स्टेट हो गया। ये वाला हो गया डीपोलराइज्ड स्टेट और इस वाला एरिया फिर से क्या हो गया, रीपोलराइज्ड स्टेट हो गया, रीपोलराइज्ड स्टेट में आ गया। फिर से ओरिजिनल पुराने जैसा स्टेज में आ गया, ताकि अब कोई फिर से इम्पल्स आए तो ये फिर से उसको सेंस कर सके। तो इस समय होता क्या, ये जब जैसे ही ये ट्रांसफर पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ ट्रांसफर हुआ, मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे ये है कि जब रिपोलराइजेशन स्टेट में आएगा तो फिर से सोडियम चैनल्स बाहर की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, सोडियम आयंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मीन वाइल the previous area becomes क्या चीज, रिपोलराइज्ड, जो कि अभी हम लोग बात की है, रिपोलराइज्ड ड्यू टू किसके कारण, सोडियम आयंस के कारण। सोडियम आयंस यहाँ मूव करेगा तो ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस again to the outside of the membrane, and this transport is called the sodium pump channel बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, this ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यहाँ बात कर रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ में आया, दैट विल यूटिलाइज एटीपी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि दिस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सोडियम पंप बोलते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड सोडियम पंप। सोडियम पंप यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो विच विल यूटिलाइज द एटीपी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग, अब ये सोडियम को बाहर भेजेगा, जबरदस्ती भेजेगा। यहाँ सोडियम अंदर आ गया है, सोडियम जब अंदर आ गया है तब क्या होगा, उस सोडियम को बाहर भेजना है। अब बाहर भेजना है तो उसके लिए एनर्जी खर्च करते हुए सोडियम को हम लोग बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से फाइनली हमारा फिर से जो न्यूरॉन्स या नर्व इम्पल्स है
वो रीपोलराइज स्टेट में आ जाएगा और फिर से ये एक नया इम्पल्स सेंस करने के लिए रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से वो इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये अगर सभी को कंफर्म हो गया कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, अगर ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की बात करेंगे। कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो अब अगर फंक्शन के आधार पर हम देखें तो न्यूरॉन्स को हम लोग तीन टाइप का न्यूरॉन्स बात करते हैं। कौन कौन सा? पहला न्यूरॉन्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, इस न्यूरॉन्स का काम क्या है? न्यूरॉन है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पर एक टर्म जुटा है सेंसरी। सेंसरी टर्म किस लिए है? तो ये सेंस करता है। सेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी हमको इम्पल्स मिल रहा है उसको वो सेंस करेगा। जैसे अगर आपको कोई टच किया तो आपको फील हुआ कि कोई टच किया, तो वो जो फील होना दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यही न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। वो सेंस किया चीजों को न्यूरॉन्स, और वो इम्पल्स सेंड किया किसको? ब्रेन को सेंड किया, कि ताकि ब्रेन प्रोसेसिंग करके बोले कि हाँ भैया तुमको कोई टच किया है। ठीक है, सेंस करने के लिए। तो दिस सेंसरी न्यूरॉन्स कन्वे, हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज कि ये किसको मैसेज सेंड करेगा? तो ये जितने भी सेंस ऑर्गन है वहां के रिसेप्टर से रिसीव करेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर जो मेन नर्वस सिस्टम है उसको, यानी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कंडक्ट कर देगा। तो वही बात लिखने जा रहा है कि दिस सेंसरी न्यूरॉन्स कन्वे द इम्पल्स, convey the impulse from the receptors। अब ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? तो यहाँ पर लिख देते हैं सेंस ऑर्गन। जितने भी सेंस ऑर्गन है, हम लोग बात किए थे कि डिफरेंट सारे सेंस ऑर्गन है, वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द मेन नर्वस सिस्टम, मेन नर्वस सिस्टम, उसको ये भेजेगा। मेन नर्वस सिस्टम में क्या आता है? तो ब्रेन हो गया एंड स्पाइनल कॉर्ड्स हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसको ये सेंस करके भेज देगा, कैरी कर देगा, तो उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब देखिए दूसरा न्यूरॉन्स क्या हुआ? तो दूसरा न्यूरॉन्स ब्रेन आपको प्रोसेस किया कि भैया कोई टच किया है, तो टच किया तो आपको, जैसे मान लीजिए कोई पिन चुभाया तो वो सेंस किया, और सेंसरी न्यूरॉन्स आपके इम्पल्स को ले गया ब्रेन में को दे दिया कि भैया इस तरीके से कुछ हुआ है। ब्रेन प्रोसेस किया कि अरे भैया वो वहां पर अगर हाथ नहीं हटाएंगे तब तो वो हाथ को काट भी सकता है। ठीक है, तो अब ब्रेन प्रोसेस करने के बाद फिर से वहां से एक मैसेज लेकर आएगा आपके कहां पर? इफेक्टर मसल्स के पास। आपके हाथ के में जहां पर पिंच हो रहा है, कोई सुई चुभा रहा है, वहां के मसल्स के पास लेकर आएगा, इफेक्टर मसल्स बोलते हैं। वहां पर ब्रेन से मैसेज लेकर आएगा। उस न्यूरॉन्स को हम लोग बोलते हैं, कौन सा न्यूरॉन्स? मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो वो हो गया हमारा क्या चीज? मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है कि दिस न्यूरॉन्स विल कैरी द इम्पल्स फ्रॉम, कहाँ से? मेन नर्वस सिस्टम, ब्रेन से लेकर आ रहा है, फ्रॉम मेन नर्वस सिस्टम, मेन नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड। ठीक है, उसको पास इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसे हम क्या बात कर रहे हैं इसको और थोड़ा डायग्रामेटिकली बतला दें।
कि जैसे यहाँ पर एक न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये इम्पल्स ले लिया यहाँ से, डेंड्राइट से रिसीव किया इम्पल्स को, ठीक है। डेंड्राइट्स का काम क्या है, जाल एकदम पूरा फैला हुआ रहता है ताकि थोड़ा सा भी कुछ बाहर का हलचल हो और उसको सेंस कर ले, और ये इम्पल्स दे देगा आकर ब्रेन तक दे दिया। लेकिन ब्रेन तक दे दिया, ये मान ली कि ब्रेन सिस्टम, ब्रेन तक तो दे दिया, और दूसरा दूसरा हम लोग न्यूरॉन्स, कौन सा न्यूरॉन बोल रहे हैं, तो दूसरा न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। तो फिर से हमारा एक न्यूरॉन्स यहाँ तक लेकर आएगा इंफॉर्मेशन मसल्स के पास। लेकिन दिक्कत ये है कि इन दोनों को ये मोटर न्यूरॉन हो गया और ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया, और पूरा पूरा ये ब्रेन है। तो अब क्या हुआ कि ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन लेकर आया है मोटर न्यूरॉन उसको पहचान ही नहीं पाता है, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आया मोटर न्यूरॉन्स उसको नहीं पहचानता है कि क्या लेकर आया। तो इसके बीच में भी एक न्यूरॉन्स आता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स का मैसेज को डिकोड करते हुए मोटर न्यूरॉन्स को देता है। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि ये दो मैसेज को जोड़ने के लिए रहता है, इसीलिए इसको हम लोग एसोसिएशन नर्व भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग मैसेज को डिले करता है, यानी पहले मैसेज आएगा उसको ये प्रोसेस करेगा, समझेगा और फिर डिकोड करके मोटर न्यूरॉन्स को देगा, तो थोड़ा सा वहां पर मैसेज डिले होता है, इसलिए उसको हम लोग रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग थर्ड टाइप का कौन सा न्यूरॉन्स की बात किए, थर्ड टाइप का न्यूरॉन्स जो हुआ जिसको हम लोग एसोसिएशन या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिंग न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, या इसको हम लोग डिले न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो अब ये एसोसिएटेड न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, तो दिस इज प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ पर, बिटवीन दी sensory neurons, sensory neurons and motor neurons, motor neurons in brain and spinal cord, brain and spinal cord, spinal cord, वहीं पर इसको जरूरत है। दोनों न्यूरॉन्स को यानी सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ने के लिए, तो वहां पर प्रेजेंट रहता है। और ये दोनों का कनेक्शन, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का कनेक्शन कहाँ पर होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसीलिए उन दोनों के बीच में जो ये प्रेजेंट रहता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग एसोसिएटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लिए कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं नर्व क्या होता है। तो नर्व क्या है, तो जितने भी नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स किसको बोले थे, याद आपको यह होगा। तो हम लोग जो न्यूरॉन्स का जो सेंट्रल पार्ट होता है यानी साइटोन, और साइटोन से जो एक्सोन पार्ट जो निकला हुआ होता है उसको हम लोग नर्व फाइबर के नाम से जानते हैं, यानी एक्सोन को हम लोग नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ढेर सारा नर्व फाइबर्स आपस में जुड़ जाता है, आपस में इकट्ठा एक बंडल का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नर्व क्या है, नर्व्स। तो नर्व्स इज द बंडल, बंडल ऑफ नर्व फाइबर, बंडल ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर किसको बोल रहे हैं, तो एक्सोन पार्ट को बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये नर्व बंडल, पूरा बंडल के फॉर्म में नर्व फाइबर है, जो कि एक चारों तरफ से एक ट्यूबुलर शीट से घिरा हुआ रहता है। जैसे कहने मतलब ये अगर हम एक ट्यूबुलर शीट बना दें, ठीक है, तो इसमें ढेर सारा नर्व फाइबर्स इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे। तो चूंकि ढेर सारा है, पूरा बंडल में बना दिए हैं, तो ये वाला चारों तरफ से घेरने वाला को ट्यूबुलर शीट बोल दिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस नर्व आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स which is enclosed by, which is surrounded, which is enclosed or surrounded by a tubular sheet, लेयर से जुड़ के रखता है, ठीक है। और ये काम क्या करेगा, तो यहाँ पर इंसुलेशन का काम करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा, ताकि इस नर्व फाइबर्स के थ्रू अगर कोई इम्पल्स कंडक्ट हो रहा हो
तो वो इधर उधर डिसिपेट ना हो, नर्व इम्पल्स खराब ना हो। ठीक है, और साथ साथ इस नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्शन भी मिल जाए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के नर्व होते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग 3 टाइप के नर्व न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 टाइप के नर्व्स की बात करेंगे। कौन कौन सा? एक होता है सेंसरी नर्व्स, दूसरा होता है मोटर नर्व्स, और तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व। अब मिक्स्ड नर्व में क्या होगा, जैसे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, पहले नर्व्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ नर्व। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, पहला हम लोग क्या बोले, सेंसरी नर्व्स। अब सेंसरी नर्व्स किसको बोलेंगे, तो वैसा, अब नर्व का मतलब क्या बोल रहे हैं, बंडल, तो वैसा नर्व, नर्व फाइबर का बंडल जिसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट रहता हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेंसरी नर्व्स बोलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं सेंसरी नर्व्स कंटेन्स ओनली सेंसरी सेंसरी फाइबर्स या न्यूरॉन्स फाइबर्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो भी चीज देख रहे हैं, चीजों को जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो स्क्रीन पर जो भी लिख रहे हैं वो आपके आंख से सेंस करते हुए ब्रेन तक जा रहा है। तो वो जो ऑप्टिक, आंखों से जो जितने भी नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं उसको हम लोग बंडल के तौर पर क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व, जो कि कहाँ से हो रहा है, निकल रहा है आई से। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्टिक नर्व arising from eye and ends in ending in ब्रेन, ब्रेन तक लेके जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंस करने का काम कर रहा है। तो ऑप्टिक नर्व इसका एग्जांपल हो गया, सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स को ही कैरी कर रहा है। दूसरा वाला क्या हो गया नर्व, दैट इज कॉल्ड द मोटर नर्व, मोटर नर्व। अब मोटर नर्व में जैसा कि क्या बतला है, सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स को ही या मोटर फाइबर्स को ही कंटेन करके रखेगा। तो दिस मोटर नर्व contains only motor nerve fiber, ठीक है, जो कि ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन्स या इफेक्टर मसल्स के पास लेकर आएगा। पूरी बात हम नहीं लिखे हैं, वो समझ जाइएगा। सेंसरी न्यूरॉन्स हम लोग पहले ही समझ लिए हैं, मोटर न्यूरॉन्स पहले ही समझ लिए हैं। तो हम नर्व की बात कर रहे हैं, तो इसमें मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेगा, जो कि क्या, इसका काम क्या है मोटर न्यूरॉन्स का, तो वो ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको इफेक्टर मसल्स तक कैरी, या इफेक्टर ऑर्गन्स तक या ग्लैंड्स तक कैरी करने का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देख लीजिए क्या चीज, कि कुछ नर्व फाइबर जो है ब्रेन से एराइज होता है, और फिर से आई बॉल, जैसे अगर आप देखते हैं इस कोने से लेकर इस कोने तक हम लिख रहे हैं, तो आपका आई बॉल मूवमेंट हो रहा है। तो आई बॉल का मूवमेंट हो रहा है, तो वो उसके लिए, मूवमेंट के लिए मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या चीज, कि एग्जाम्पल में नर्व arising from the brain and supply the muscles of eyeball for rotation of eye, रोटेशन ऑफ आई के लिए उस मसल्स को कंट्रोल करता है। तीसरा टाइप का न्यूरॉन नर्व क्या रहेगा, तो जिसको हम लोग बोले क्या चीज, मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या हुआ, वैसा नर्व जिसमें सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों को कैरी करता हो, उसको हम लोग बोल दिए मिक्स्ड नर्व, बोल दिए मिक्स्ड नर्व। दिस विल कंटेन्स बोथ sensory and motor fibers। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेगा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व में इंफॉर्मेशन आता भी है और ले भी जाता है। तो इसलिए ऐसे टाइप के नर्व को हम लोग क्या बोल दिए,
मिक्स्ड नर्व बोलती है। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गया कि नर्व कितने टाइप के होते हैं। गैंग्लिया किसको बोलते हैं? आप कभी टर्म सुने होंगे, गैंग्लिया। गैंग्लिया, अब गैंग्लिया ये हम लोग नर्व फाइबर से बना हुआ नर्व है। और तो बाकी बचे हम लोग न्यूरॉन्स में दो चीज पढ़े थे, तीन चीज, कि एक साइटोन हो गया और दूसरा एक्सोन हो गया। एक्सोन को हम लोग नर्व फाइबर्स बोल रहे हैं, जिसका बंडल बन गया तो नर्व हो गया। ठीक है। तो गैंग्लिया किसको बोलते हैं? गैंग्लिया उसको बोलते हैं कि जब साइटोन, ढेर सारा साइटोन एक जगह एग्रीगेट होता हो तो उसको हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। तो गैंग्लिया आर द aggregates of nerve cell body, या साइटोन जिसको बोल रहे हैं, साइटोन। ठीक है। फ्रॉम which the nerve fibers may arise or enter। है, यानी साइटोन वाले पार्ट्स को, ढेर सारा साइटोन वाले पार्ट्स एक जगह एग्रीगेट हो जाते हैं, उसको हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग आज क्या देखें कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फिर कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, कितने टाइप के नर्व्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किए। अब हम लोग बात करेंगे कि पूरे नर्वस सिस्टम को कितने टाइप में, कितने कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं, यानी मेजर डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग जानते हैं कि एक दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए करेंगे। ठीक है।